ओके बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या है हमारे पास? मॉडल्स ऑफ एटम। वी हैव टू मॉडल्स ऑफ एटम, थॉमसन्स मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। फर्स्ट, स्टार्ट विद थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। यस, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। हाँ जी, क्या है ये थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम? देखो, थॉमसन ने सजेस्ट किया था कि जो एटम है, कहता एटम जो है इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड ऑन इट, कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमने बिठा दिए हैं, बैठ गए हैं। कहता है एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एम्बेड करवा दिया गया, बिठा दिया गया इसके अंदर। So these are the positively charged sphere, and these are the electrons uniformly embedded, मतलब कि बिठाना, उसको हमने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बिठा दिया इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर। अब वो क्या कहता है, थॉमसन सेड एटम है जो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज के क्लाउड के अंदर कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स अरेंज किए, विच सेज, अब वो कहता है कि जो ये मॉडल है, दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम, उसने नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। और इसने नाम दिया इसको वाटरमेलन मॉडल, और इसने नाम दिया इसको रेजिन पुडिंग मॉडल, और इसने नाम दिया इसको चोको चिप कुकी मॉडल। ऐसा क्यों नाम दिया? उसने ये कहा कि जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। अगर ये वाटरमेलन मॉडल है, ये वाटरमेलन है मेरे पास, जो इसमें ये रेड पार्ट होता है सारा, जितना ये रेड रेड है, क्या उतने ही ये सीड्स भी इसके अंदर होते हैं? नहीं ना। तो हम ये कहना चाहते हैं जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। उसने नाम तो दे दिया। अब मेरे पास ये एक ग्लास है चॉकलेट से भरा हुआ, क्या चोको चिप्स भी उसके अंदर उतने ही होंगे? उसने नाम दिया चोको चिप कुकी मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। तो उसका ये जो मॉडल है वो फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि वो थ्योरेटिकली अपनी बात बोल पाया, प्रैक्टिकली वो कुछ भी एक्सप्लेन इसे नहीं कर पाया। तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? इसका फर्स्ट ड्रॉबैक यही है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज एंटायरली थ्योरेटिकल, इट हैज नो प्रैक्टिकल अप्रोच। एंड सेकंड, इसका फेलियर ये रह गया कि जो रदरफोर्ड ने आगे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उसे भी थॉमसन समझा नहीं पाया। These are the drawbacks of Thomson's model of atom. वैसे रदरफोर्ड था कौन? थॉमसन का ही स्टूडेंट था रदरफोर्ड, इसीलिए थॉमसन उसकी बात भी समझा नहीं पाया, तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा फेलियर था। तो थॉमसन की बात का कोई मतलब नहीं निकला, तो ये गलत हुआ। इसीलिए इसके बाद इसी का स्टूडेंट आया रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, which is called alpha scattering
एक्सपेरिमेंट। अब क्या है ये एक्सपेरिमेंट? आजकल थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स हैं। वैसे इस पूरे चैप्टर में साइंटिस्ट पे साइंटिस्ट करेंगे हम। ये साइंटिस्ट आया, फिर ये साइंटिस्ट आया, फिर ये साइंटिस्ट आया, किसने क्या क्या किया, हम यही बातें करेंगे। बट इस रदरफोर्ड के बाद चैप्टर इतना थ्योरेटिकल नहीं रहेगा, थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और थोड़े से क्वेश्चंस भी करेंगे। अब क्या है रदरफोर्ड मॉडल? दैट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या है ये एक्सपेरिमेंट? देखो, यहां पर मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। दिस इज रेडियो एक्टिव सोर्स, और यहां पर मेरे पास एक सर्कुलर, दिस इज जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। एक ये सर्कुलर स्क्रीन है मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड। अब क्या है इस इसके अंदर? गोल्ड फॉयल है। ये गोल्ड फॉयल है इसके अंदर। दिस इज थिन फॉयल ऑफ गोल्ड। सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। यस बच्चों, हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे ना। रेडियो एक्टिव सोर्स दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे, बनाते हैं, कोई बात नहीं। ये मेरे पास है एक रेडियो एक्टिव सोर्स, और यहां पर है एक सर्कुलर स्क्रीन। ठीक है, थोड़ा सा बेकार बन गया बेटा, जो जिंक सल्फाइड की बनी हुई है, और इसके अंदर है गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड। यहां पर है मेरे पास एमिटर, जहां से रेज जाएंगी, और एक कौन सा एमिटर है? अल्फा एमिटर, मतलब कि पॉजिटिव रेज है, राइट। अब क्या होगा बेटा? यहां से अल्फा से ये रेज निकल रही हैं। कहता ये हमने स्क्रीन क्यों लगाई? क्योंकि जब ये रेज निकलेंगी ना, ये रेज जहां जहां जाएंगी, हमें पता लगता जाएगा कि ये रेज कहाँ कहाँ जा रही हैं, बिकॉज ऑफ दिस जिंक सल्फाइड स्क्रीन। क्योंकि वहां वहां स्पार्क प्रोड्यूस होगा, वहां वहां हमें पता लगता जाएगा कि रेज कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो बेसिकली हमने अल्फा रेज दी, ठीक है। कहता है हाई एनर्जी से ये अल्फा पार्टिकल्स इस रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलते हैं, और इस फॉयल को टच करके बाहर पास करता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर। कहता है जैसे ही ये स्ट्रक करता है स्क्रीन पर, एक टाइनी फ्लैश हमें लाइट नजर आती है, और हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कितना चार्ज? +2e का चार्ज। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किया? पहली बात उसने क्या ऑब्जर्व करी? उसने ये ऑब्जर्व करी कि 99.9% जो ये रेज हैं, ये स्ट्रेट जा रही हैं। 99% जो रेज है ये एक स्ट्रेट जा रही हैं। सेकंड पॉइंट उसने क्या ऑब्जर्व किया? कुछ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं स्मॉल एंगल्स पर, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ ही 0.05%। और तीसरा उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो 0.05% रेज बच गई हैं, दे आर बाउंस बैक, वो बाउंस बैक हो जाती हैं। अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक एट एन एंगल ऑफ
180 डिग्री। ये उसने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद कंक्लूजन क्या निकला, ऐसा क्यों हुआ? 99.9% रेज स्ट्रेट क्यों जाती हैं? क्योंकि एटम क्या है, एम्प्टी, वो खाली है, इसीलिए रेज 99.9% स्ट्रेट जाती हैं। दूसरा कंक्लूजन, स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट क्यों होती है? क्योंकि जो ये एटम है, जो ये रेज मैक्सिमम स्ट्रेट जा रही हैं, जो ये बीच का न्यूक्लियस है उसे वो नजर नहीं आ रहा और स्मॉल एंगल्स पर डेविएट हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट, वो बाउंस बैक क्यों करती हैं? ये रेज क्या है, अल्फा रेज, जो पॉजिटिव नेचर की है। अभी न्यूक्लियस भी क्या था, पॉजिटिव इन नेचर। जैसी रेज न्यूक्लियस को टच करता है ये बाउंस बैक हो जाती हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए बाउंस बैक हो जाता है, जिससे ये प्रूव होता है कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका। तो ये बातें हैं हमारे पास, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताई हमें। और उसने ये बताया कि जो ये एटम है, इस एटम का रेडियस क्या है, radius of atom is equal to 10 raised to power minus 10 meter, and radius of nucleus is equal to 10 raised to power minus 15 meter. Very important, ये आपको रेडियस पता होने चाहिए। अब इसके भी बाद रदरफोर्ड ने क्या कहा, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन, रदरफोर्ड ने अपना ये मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया रदरफोर्ड ने अपना? उसने ये मॉडल दिया कि जो एक एटम है, ओ ठीक नहीं बना, कि जो ये एक एटम है, इस ये एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है इसके सेंटर में, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड ऑर्बिट, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, दिस इज न्यूक्लियस। एंड वी नो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया कि एक ऑर्बिट है, और उसने ये भी कहा है दिस मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जैसा ही है ये मॉडल, जहां पर ये जो न्यूक्लियस है इसे सन कहा गया है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक प्लैनेट्स, कि जो इसके सन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, तभी इन इलेक्ट्रॉन्स को उसने क्या कहा है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा उसने इलेक्ट्रॉन्स को, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी के थ्रू उसने बताया कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकलेगा। न्यूक्लियस क्या है, स्फीयर इन नेचर, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। हमने लेकिन रेडियस ऑफ एटम हमने अभी लिखा था, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी हमने अभी लिखा था, तो वही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे और मेरे पास आ जाएगा 10 raised to power minus 15। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10 raised to power minus 15 times than the volume of atom। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों क्लास के बाद? इतनी बात क्लियर बेटा? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या बताया मैंने? Yes, ma'am. Now what are the drawbacks?
हैंड टॉवल लेकर आओ. What are the drawbacks here? What are the drawbacks of Rutherford model of an atom? ड्रॉबैक क्या था इसके अंदर? पहला ड्रॉबैक उसने क्या बोला? उसने ये बोला, कहता कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो ये घूम ही जा रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, कह रहे कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी एमिट कर रहा है. कहते हैं जब ये कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी एमिट कर रहा है, कहता एनर्जी एमिट करते करते थक जाता है और न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल. दिस इज वेरी बिग ड्रॉबैक. ठीक है, कि वो रोटेट करता 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 इसके ऊपर वो गिर गया, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो ये उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. तभी तो बोहर आया, नील्स बोहर ने आके बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व नहीं करते हैं, वो अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, अपने शेल में घूमते हैं. तभी उन्होंने KLMN शेल्स बना दिए, बाकी वो अपने ही घर में घूमे, ऐसे रोटेट करता करता वो न्यूक्लियस के ऊपर ना गिर जाए. तो ये रदरफोर्ड का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था. क्लियर बच्चों यहां तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज का हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. अच्छा बच्चों, जितना मैंने करवाया है आज, इन सभी के मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगी. नोट डाउन कर लेना, कल तक आराम से नोट डाउन करना, क्योंकि कल आपकी केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी. कल सेम टाइमिंग पर आपकी फिजिक्स क्लास होगी. आपको शेड्यूल तो ग्रुप में सेंड हो ही गया था कि 2:30 to 4, मतलब कि दो क्लासेस आपकी ऑल्टरनेट डेज पे हुआ करेगी. आज केमिस्ट्री की तो कल फिजिक्स की. तो आपको नोट सेंड मैं इवनिंग तक कर दूंगी. आप सभी अपने नोट्स जरूर कंप्लीट कर लेना. नाउ एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, आपको पता है. मैं एक एग्जांपल लेके बात कर लेती हूँ. कोई भी एलिमेंट है एक्स, दिस वन, जो नीचे नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. ऊपर है ए विच इज कॉल्ड मास नंबर, और यू कैन से एटॉमिक मास. और एक्स, ये जेड बोला मैंने, जो नीचे वाला ये एटॉमिक नंबर है, इसी को ही हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, इसी को ही हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं. तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना ये. मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को हम क्या बोलते हैं? मास नंबर. तो ये सिंपल सी बातें थी, लेकिन इस पे क्वेश्चन आता होता है और एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन भी हैं. तो आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्वेश्चन कैसे आता है. कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमियम. ये दिया हुआ है. अब आप बताओ मुझे कितने प्रोटॉन्स है बेटा इसमें? 35. 35. 35. एग्जैक्टली. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर? 35. 35. कोई चार्ज तो नहीं है ना इसके ऊपर, तो जितना ये प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके ऊपर? न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? मास नंबर माइनस प्रोटॉन. कितना मास 45. नंबर? हाँ, 80 माइनस 35 इज इक्वल टू 45. वेरी गुड. ओके, फिर एक क्वेश्चन और करो. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर 18, 16 एंड 16. असाइन द सिंबल. सिंबल क्या होगा बताओ? प्रोटॉन है 16, मतलब कि नीचे वाला, और ऊपर मास नंबर कितना आएगा? 16 प्लस 16, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 32. तो सिंबल क्या हुआ? 16 किसका नंबर होता है? एटॉमिक नंबर. बोलो बोलो. सल्फर. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमें 18 क्यों दिए हुए हैं? अगर ये 16 है, मेरे पास नहीं है पूजा, तो 18 कैसे आया हमारे पास?
मतलब कि सल्फर के ऊपर 2 माइनस का चार्ज है बेटा। माइनस मतलब कि उतने ही प्रोटॉन्स में ऐड कर देना। 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये। तो ये इसका सिंबल बना। ये बात क्लियर हुई? यस बच्चों? यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, देखो कोई भी एलिमेंट है मेरे पास यहाँ पर, उसने कहा है कि बताओ सिंबल क्या हुआ। प्रोटॉन का मतलब क्या है? जो नीचे होता है ना, 16 नंबर। ऊपर क्या होता है? मास नंबर, मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करो, 16 + 16 कितना आया? 32। तो बताओ 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सल्फर का। इतना मेरे पास आ गया। अब इलेक्ट्रॉन्स 18 क्यों लिखे हैं? इसके अकॉर्डिंगली प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन भी 16 है, एंड न्यूट्रॉन भी क्या हुआ? 32 - 16 16 हुआ। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं 18। इसका मतलब क्या है? जितना ऐड कर रखा है उतने ही उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, 2 माइनस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 16 प्लस करेंगे 2 तो आ जाएगा 18। नेगेटिव मतलब ओके कि मैम। उसमें ऐड कर देना। ठीक है? ओके मैम। तो ऐसे हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड सिंबल भी निकालते हैं। क्लियर बच्चों यहां तक? हम्म, थक तो नहीं गए तुम लोग? आगे करवा दूं मैं और टॉपिक? यस। चलो लास्ट टॉपिक करवा रही हूँ, फिर तुम लोग बोलोगे थक जाओगे और दिमाग से निकलना बंद हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक क्या है? हम कुछ चीजें कर रहे हैं। क्या करेंगे हम? आइसोटोप्स क्या होते हैं? क्योंकि आपने शायद पढ़ा भी हुआ आइसोटोप्स। आइसोबार क्या होते हैं? ये भी आपने पढ़े होंगे। आइसोटोन्स क्या होते हैं? एंड लास्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। बस ये करेंगे अब, लास्ट है हमारा ये। आइसोटोप पता है आप लोगों को? शायद पता है ना? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, राइट? वो होते हैं आइसोटोप्स। जैसे कि हाइड्रोजन ले लो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरियम एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिटियम। तो इसे बोलते हैं आइसोटोप, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है? आइसोबार हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे कि आर्गन 40 and 18 एंड कैल्शियम 40 and 20। दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? कि इनके मासेस सेम है एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। इतनी बातें क्लियर हुई बेटा? सर के ऊपर तो नहीं निकल रहा? आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं? विच हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि ये देखो, न्यूट्रॉन्स पता ना कैसे निकालते हैं? माइनस करके। बताओ मुझे 14 - 6 कितना होता है? 8 8। 15 - 7 8 16 - 8 8 8। तो तीनों सेम आ रहे हैं, इट मींस दे आर
isotones, it having same number of neutrons. तो इनकी नेचर क्या है? They are isotones in nature. Okay. Last, isoelectronics. It means same number of electrons. Those species containing same number of electrons are called isoelectronics. एग्जाम्पल भी लेते हैं हम, डोंट वरी. अब देखो, O का मास कितना होता है? O का नंबर 8. 8 + 2 कितना हो गया ये? 10. 10. फ्लोरीन का नंबर 9. इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना, तो -1 है ये. 9 + 1 10. 10. सोडियम का नंबर 11. प्लस का मतलब माइनस करना है. 11 - 1 अगेन 10. मैग्नीशियम का 12. 12 - 2 अगेन 10. एल्यूमिनियम का 13. 13 - 3 अगेन 10. सभी का आंसर सेम आया. इट मीन दिस सीरीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक इन नेचर. क्लियर हुई बात बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी तक लेक्चर, दोनों लेक्चर्स में किसी को कोई दिक्कत छोटी सी भी है तो बताओ मुझे, मैं अभी रिपीट कर दूंगी. बोलो. एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग? Yes, all ma'am. all discoveries, दोनों मॉडल्स, atomic number, mass number, and these isotopes, isobars, isotones and isoelectronics. अब सब तुम्हें क्लियर है? तो आप लोगों को मैं अभी नोट्स सेंड करने लग रही थोड़ी देर में. तो नोट्स बनाते बनाते दोबारा समझना उन चीजों को. फिर कोई डाउट आता है उसको नोट कर लेना. एंड डे आफ्टर टुमारो हम आपके डाउट भी डिस्कस करेंगे और चैप्टर भी आगे कंटिन्यू करूंगी. ओके? Okay. Okay, ma'am. टिल देन बाय बच्चों, टेक केयर. Thank you. ओके बेटा, बाय.